डर की अहमियत नहीं है, अहमियत ये है कि मेरे को ये टास्क दिया है, कितने जल्दी मैं उसको पूरा करूंगा, उसके लिए चाहे मेरे को अपने प्राण न्यौछावर करे। इसीलिए पाकिस्तान को धोखेबाज भी बोलते हैं। कारगिल की लड़ाई में खाली इंडियन आर्मी नहीं लड़ी है, पूरा देश लड़ा है। जैसे आपस में बैठे इस तरह की लड़ाई हुई, हम 3 मिलिटेंट को मारने में और 2 को जिंदा पकड़ने में कामयाब हो गए थे। 5 मिलिटेंट उस ऑपरेशन में हम मार पाए थे। अच्छा। और 5 मिलिटेंट की वजह से मेरे को ये कीर्ति चक्र मिला था। मतलब है कि मार के ठीक है जीत सकते हैं, खुद मार के नहीं जीत सकते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और अपने वीडियो में। और यहाँ पर आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ बैठकर मेरा ड्राइविंग सार्थक हो गया। बेसिकली क्या है, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, उन शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे साथ इस समय है कर्नल आर.के. शर्मा, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। सर नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया हूँ मैं। और सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सो वेरी मच। और आपके चैनल के माध्यम से आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके जानने वाले हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से जय हिंद। और हुक्म हमारे लिए। हुक्म नहीं सर, हम तो बस आपसे बात करना चाहते हैं। क्या है, जो बहुत कुछ जी लेता है ना, उनसे कहानियाँ सुननी चाहिए। और यही वजह है कि जब बच्चे छोटे होते थे तो माँ बाप उनको कहानी, दादी के किस्से, नानी के किस्से। सर आपने एक वो दौर जिया है 86 से लेकर अब तक जितने भी बड़े ऑपरेशन हुए हैं, आप उसके हिस्से रहे हो देश के। सर अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अब इसके बारे में आप थोड़ा बताएं पहले, फिर हम शुरू करते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, मैं 1986 में ही मैंने आर्मी ज्वाइन की थी। और 1986 के बाद जितने भी मेजर ऑपरेशन हुए हैं, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन हिफाजत, ऑपरेशन विजय, और इवन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में मेरे को इसी सिनेरियो में जो है ऑपरेट करने का मौका मिला। मेरे को अभी भी रिग्रेट है कि मैं सियाचिन ग्लेशियर नहीं जा सका। रेस्ट आई हैव फिजिकली पार्टिसिपेटेड इन ऑल दी ऑपरेशंस। सब ऑपरेशंस का मैं मतलब कि जो होती है ना अगली पंक्ति, उसमें हिस्सा रहा हूँ। तो सर आपने गोली खाई भी है, गोली मारी भी है। वो डर कब निकला था सर ये या कोई डर था? ये हर एक फौजी की किस्मत में नहीं होता। यस, मैं उस तरह से भी अपने आप को लक्की मानता हूँ। एंड एक्चुअली आई एम वेरी वेरी लक्की सोल्जर कि मेरे को गोलियाँ लगी भी हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस में ऐसे हुए कि 5 से 6 बार तो ऐसे हुए कि मिरेकलेसली मिस्ड सर्टेन डेथ, जहाँ पर 100% मौत होनी थी, फिर भी बच गया हूँ। तो लेकिन ये सब कुछ फौज का हिस्सा है। यू नो, हम वॉलंटियरली ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ज्वाइन करते हैं। और मैंने तो तपस्या की है कि मेरे को फ़ौज में जाना है, किसी तरह से मेरे को फ़ौज में आने के लिए मैं अपने घर से झगड़ा करके भी भाग गया था, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर था कि मैं आगे पढ़ाई करूं। लेकिन 10th के बाद आई वॉज एलिजिबल, आई वॉज मीटिंग QR, तो मेरे को ये था कि फ़ौज में जाना है। तो सर चोट लगते ही, जैसे कोई हम काम कर रहे होते हैं, हमें चोट लग जाती है तो घर वाले मना कर देते हैं, अब वो काम मत करना। सर आपको जब घायल हो गए और फिर आप सही होके पहुंच गए? हाँ, 1 महीने के अंदर वापस मैं सर वो डर वो थोड़ा समझना चाहता हूँ कि कम से कम लोगों समझ में तो आए कि ये जो देशभक्ति वाली भावना होती है उसके सामने मौत भी कुछ नहीं है। नहीं, डर का ना मैं आपको बताना चाहूँगा कि डर का ऐसा है कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है कि किसको कितना लगता है, किसको कितना नहीं लगता है। लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के बाद डर से पहले आता है आपका टास्क, कि आपको क्या जिम्मेवारी दी गई है। मेरे को ये जिम्मेवारी अगर दी गई है कि उस घर के अंदर 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं और जाके उनको मारना है और उस घर को खाली कराना है, तो उस टाइम पे मेरा डर कहीं उसकी अहमियत नहीं है। ठीक है, मेरा टास्क है कि मैं उसको कंप्लीट करूँ। और मेरी यूनिट ने हमेशा हमारे को सिखाया है कि तुम लड़के जीत सकते हो, डर के नहीं जीत सकते। लड़के जीत सकते हो, डर के नहीं जीत सकते। और सबसे बड़ी चीज़ है सर कि मैं वहाँ पर मोमेंटरी मैं डर गया, और उसके बाद मैं अपने जवानों के आगे, मैं अपने यूनिट के ऑफिसर्स के आगे, पूरी यूनिट के आगे सर उठा के अगर मैं खड़ा होकर बात नहीं कर सकता,
तो फिर मेरा बाकी का जीना, मैं तो कहता हूँ मैं 1000 बार मरना चाहूँगा, लेकिन मैं अपना सर नहीं झुका सकता अपने जवानों के आगे। और मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों को मेरी वजह से नीचा देखना पड़े, उनको कोई ये बोले कि उस लड़ाई में या उस कार्रवाई में तेरा फादर डर गया था, तो उसके बाद तो दुनिया ख़त्म हो गई ना मेरे लिए। सो डर की अहमियत नहीं है, अहमियत ये है कि मेरे को ये टास्क दिया है, कितने जल्दी मैं उसको मैं पूरा करूँगा, उसके लिए चाहे मेरे को अपने प्राण न्यौछावर करे, कोई नहीं। और हर बार ऐसा भी नहीं होता कि आपको टास्क कंप्लीट करने के लिए मरना ही पड़ता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जरूरी नहीं सर, वो तो मकसद ही नहीं होना चाहिए। हाँ। मारना मकसद होना चाहिए। यस, ये फौज में बताया जाता है, ये एक बड़ा फेमस डायलॉग भी है कि आप किसी को मतलब है कि मार के, ठीक है, जीत सकते हैं, खुद मार के नहीं जीत सकते। सच्चाई है ना, सर, exactly। ये सच्चाई है सर मुझे और बस एक चीज़ और लेकिन ये भी होता है कि उस कार्रवाई में, वो जो 2-4 मिनट की कार्रवाई होती है, उसमें अगर आप मर भी गए, शहीद भी हो गए, गोली लग गई, तो दिक्कत क्या है? आप तिरंगे झंडे में लिपट के अपने घर वापस आएंगे, ये कितने लोगों को नसीब होता है? सर देश में लाखों लोग मरते हैं, उस मौत का क्या मतलब? कम से कम एक खास मौत हो। रोल ऑफ ऑनर पे जो हमारी यूनिट में और हमारे उसमें इंस्टीट्यूशंस में पीछे एक बोर्ड लगा होता है, उसमें रोल ऑफ ऑनर लिखा होता है, उसमें आपका नाम होगा। आप जिंदगी भर के लिए जो है, बची हुई जो कायनात है उसके लिए आप शहीद हो गए और आपका नाम हमेशा वहाँ पर रहेगा। ये मौका हर एक को थोड़ी ना मिलता। मतलब नहीं मिलता सर, अपॉर्चुनिटी वाली बात है, अवसर की बात है। सबसे बड़ा ऑपरेशन जो अभी तक आप नहीं भूले हैं, उसका थोड़ा किस्सा सुनाइए सर, क्योंकि आपने जिया है, आप बताएंगे तो हो सकता है आने वाली जो जनरेशन है, जो फौज के लिए सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मतलब उनको समझ में आएगा थोड़ा सा। देखो, मैं दोनों तरह की इंसर्जेंसी, दोनों तरह की मतलब है कि जो लड़ाइयों में रहा हूँ, मैं काउंटर इंसर्जेंसी में रहा हूँ और देश में जहाँ जहाँ हुई है वहाँ पर रहा हूँ। अफ्रीका में भी यही माहौल देखा था मैंने, और उसके बाद कन्वेंशनल वार लड़ने का भी मुझे मौका मिला है। सो पहले मेरे को ये लगता था कि काउंटर इंसर्जेंसी जैसे कश्मीर में हो गए, नॉर्थ ईस्ट में हो गए, कहीं पे भी, वो लड़ाई बहुत ख़तरनाक है। वो लड़ाई ख़तरनाक इसलिए है कि यू हैव ए घोस्ट इनिमी, मतलब है कि भूत की तरह है, आपको दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है, वो पीछे से भी गोली मार सकता है, आगे से भी मार सकता है, छत पे भी बैठा हो सकता है, कहीं से भी फायर कर सकता है। लेकिन जब आप कन्वेंशनल वार में होते हैं तो उसमें ये मोटे तौर पे आपको पता होता है कि चाइना इधर है, पाकिस्तान इधर है, मेरे को किधर जाके लड़ना है, और वो आमने सामने की लड़ाई होगी, समझ नहीं या नहीं? लेकिन कारगिल की वार ऐसी वार थी विच वॉज द डेडलीस्ट, और इससे ज़्यादा कठिन कोई चीज़ नहीं थी दुनिया में, ये मैं मान के चलता हूँ कि उससे ज़्यादा ऐसे बैटलफील्ड में, इस एल्टीट्यूड में, ऐसे वेदर में दुनिया की और कोई फौज कभी लड़ी होगी या लड़के जीती होगी। ये कारनामा हिंदुस्तान की आर्मी के नसीब में ही है, ये पूरी दुनिया के बाकी किसी दुनिया की कंट्री की आर्मी के नसीब में नहीं है। तो सर क्या था वो चैलेंज? मुझे पता है कि ऊपर से आक्रमण था, हम नीचे थे, हमारी आर्टिलरी ने बहुत बड़ा सहयोग किया था। एक कहीं प्रेजेंटेशन देख रहा था मैं पूरा, तो थोड़ा सा आपके शब्दों में सुनना चाहूँगा सर, थोड़ा किस तरीके से हमने फतेह हासिल की। हाँ, मैं बताना चाहूँगा, आर्टिलरी का तो बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा। उसके बाद जब बोफोर्स आ गई थी, तो पहले किसी किन्हीं वजह से थोड़ा सा बोफोर्स के ऊपर दबा था, लेकिन कारगिल की लड़ाई में बोफोर्स ने ये साबित कर दिया कि बोफोर्स गन खरीद के इंडिया ने कोई गलती नहीं की थी। बाकी मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन बोफोर्स गन खरीद के इंडिया, इवन पाकिस्तान की जान निकल गई थी जब उनको पता लगा कि इंडियन आर्मी बोफोर्स फायर कर रही है उनके ऊपर। ठीक है, इट वाज लॉन्ग रेंज, एक्यूरेसी, एरिया वेपन, वो तो सर सारा कुछ था वो तो पूरा थे रेडी की भैया उनका ही है, कर लिया था उन्होंने पूरा तैयारी। किन्होंने? पाकिस्तान ने जिस तरीके से उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने ये थोड़ी सोचा था कि ये खाली कराएंगे वापस। सो ये था। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा जी सर। वो ये है कि कारगिल की लड़ाई के लिए मेरा खुद का ये मानना है कि क्योंकि मैं विटनेस था इस लड़ाई में, पार्टिसिपेंट था, कारगिल की लड़ाई में खाली इंडियन आर्मी नहीं लड़ी है, पूरा देश लड़ा है। पहली लड़ाई थी जो लड़ी, पूरा देश लड़ा है, और ये पूरी लड़ाई जो है लोगों ने अपने अपने घरों में बैठ के देखी है। जैसे महाभारत में संजय दिखाता है ना, किसको,
धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को ऐसे ही लोगों ने ये लड़ाई अपने अपने घरों में देखी थी। और मैं क्यों कहना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान ने लड़ी थी। जब हम एक घुमरी से द्रास की तरफ जा रहे थे, रवाना हो रहे थे, हम हैदराबाद से आए थे और लड़ाई के लिए जा रहे थे आगे, तो आगे ना द्रास, घुमरी से द्रास के बीच में 8-10 जगह पे ऐसे थे कि ट्रक जले हुए पड़े थे, उनमें रसद जली हुई थी, ड्राइवर उधर ही शेलिंग में मारे गए थे। तो वो भी तो इसी लड़ाई का हिस्सा थे, तभी मारे गए। वो भी आ रहे थे, तो उन्हीं जो बम हमारे लिए बने हुए थे वही उनको भी लगे। समझेगा नहीं। बड़ी दुनिया वहाँ पर आके तो पोटरगिरी का काम कर रही थी, जिनमें बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे घरों से थे। अच्छा। उन्होंने आके बोला अच्छे अच्छे घरों से कि आप आगे जंग लड़ो, ये आपका हथियार, अम्युनिशन, आटा चावल हम आप तक पहुँचाएंगे, रसद हम पहुँचाएंगे। ठीक है। बढ़िया। उसके बाद जो लोकल कारगिल द्रास के पोर्टर थे, गांव वाले थे, उन्होंने बिना कुछ मांगे, बिना 1 रुपए के, वो दिन रात फौज के साथ लगे। पूरे हिंदुस्तान से लोग, कोई किसी चीज़ के ट्रक भेज रहा है, कोई जराबें भेज रहा है, कोई स्वेटरें भेज रहा है, ये सब कुछ हो रहा था। और लास्ट में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो रिकॉर्ड में भी होगी और जो मैंने पढ़ा था पंजाब केसरी में, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ था कि चंडीगढ़ में जो किन्नर होते हैं हिजड़े, उन्होंने 10 लाख रुपया इकट्ठा करके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया है जलंधर रेलवे स्टेशन से। तो ये सारे जो, इनको सबको मैं फाइटर मानता हूँ कि इन सब ने ये जंग लड़ी। बहुत बढ़िया। सर, आपके फ्रंट पे थोड़ा सा कोई वाकया जो आपको याद आता हो, कहाँ पे थे उस टाइम, आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, हम बटालिक सेक्टर में थे। हमारा तो पूरी कारगिल की लड़ाई में मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ मेरी यूनिट ऐसी थी जो हैदराबाद से आई थी, जो लोग तैयारी तो कर रहे थे राजस्थान के इलाके में लड़ने की, लेकिन हमारे को आना इधर पड़ा और उसमें हमारे को माहिरता हासिल थी। अच्छा। एक सिर्फ मेरी यूनिट थी जो मतलब है कि बाहर से थी, बाकी सारे फॉर्मेशन जो मूव हुए, 8 डिव श्रीनगर से ही कारगिल गया था तो लगभग पहाड़ों में ही रहते थे। 6 डिव बरेली से आया था तो वो भी लगभग सारी जो है लड़ाई की तैयारी पहाड़ों को मद्देनज़र रखते हुए करते कि पहाड़ों में कैसे लड़ना है। अच्छा। सिर्फ मेरी यूनिट ये थी कि इसको था कि राजस्थान के इलाके में, रेतीले इलाके में कैसे लड़ना है। अच्छा। तो उसके बाद हम बटालिक सेक्टर में पहुँचे। बड़ी कठिनाइयाँ थी और कठिनाइयाँ सबके लिए थी, लेकिन हमारे लिए थोड़ी सी चुनौतियाँ ज़्यादा थी। उनका कारण यही था कि हम हैदराबाद से आ रहे हैं जहाँ पर 43 टेम्परेचर है और इधर माइनस में टेम्परेचर है। क्लोथिंग इक्विपमेंट हमारे पास नहीं था, पर्सनल वेपन थे, बाकी कुछ नहीं था। और कहीं पे हमारे को फिट किया गया कि तुम इधर चले जाओ, ठीक है, कि यहाँ पर जाके लड़ो। तो जो सहूलियतें होनी चाहिए ना लड़ने के लिए, वो सारी उस टाइम पे अवेलेबल, मतलब जैसे जैसे सहूलियतें मिल रही थी वैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही थी, लेकिन सारा कुछ वहाँ पर पहले से तैयार नहीं था, क्योंकि देश ही तैयार नहीं था सर। देश ही तैयार नहीं था, किसी को नहीं पता था। तो पहले तो मेरी यूनिट खालूबार पे लड़ी। वी लॉस्ट 16 बॉयज देयर। fall of Khalubar was not possible without these sacrifices made by 16 में से 12 लड़के जो थे वो ममडन थे। अच्छा। हाँ, और जब ये ऊपर गए तो इन्होंने नारा लगाया, नारा तदबीर अल्लाहू अकबर। अच्छा। तो पाकिस्तानियों को लगा कि अपनी फौज आ गई है कहीं से। उन्होंने इनको हाथ पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ाया। अच्छा। जब ये ऊपर चढ़े तो फिर उनको पता लगा, तो फिर आमने सामने की, जैसे आपस में बैठे, इस तरह की लड़ाई हुई। इस तरह की लड़ाई में हैंड टू हैंड फाइट विद वेपन ओनली। लेकिन 4 जो है हमारे मारे गए, तो कोई 12-13 उनके मारे गए। अच्छा। ठीक है। उसके बाद बाकी फौज ने पोजीशन ले ली। उसके बाद 4 दिन वहाँ पर मेरी यूनिट लड़ी है। और मेरा जो था वो, मेरे को टास्क दिया गया था 0.5465 के लिए, जो बटालिक सेक्टर का सबसे ऊंचा पॉइंट था। मैं अभी 20-22 दिन पहले भी वहाँ पर जाके आ रहा हूँ और वो मैंने कैप्चर किया था। अच्छा। हाँ। तो सर जो आप इंजर्ड हुए थे वो कहाँ हुए थे? इंजर्ड में कश्मीर में हुआ था 1993 में। अच्छा। ये हम मिलिटेंट से जो है कोऑर्डिनेट सर्च कर रहे थे। अच्छा। एक इलाके की घेराबंदी कर रखी थी और उसको हम सर्च कर रहे थे। तो सर्च करते करते एक
बॉक्स की सर्च कर रहे थे तो अंदर से उन्होंने फायर खोल दिया। हमने भी फायर खोल दिया। मैं था, मेरा कंपनी मॉडल था। हम दोनों जख्मी भी हो गए बहुत बुरी तरह से। अच्छा। लेकिन हम 3 मिलिटेंट को मारने में अच्छा। और 2 को जिंदा पकड़ने में कामयाब हो गए थे। बहुत बढ़िया। और हमारे को मिली 5 AK-47, हाँ हाँ। एक पीका गन पकड़ी थी उस टाइम पे। पीका गन होती है जैसे MMG, बहुत बड़ी गन होती है। हाँ हाँ। वो उस टाइम पे पहली इस तरह की गन पकड़ी गई थी कश्मीर में। सर कीर्ति चक्र से आपको सम्मानित किया गया, शौर्य चक्र, ये कब मिला था आपको? कीर्ति चक्कर का मेरे को नॉर्थ ईस्ट में ना, मणिपुर में था मैं। हाँ तो वहाँ पर मेरे को खबर आई थी कि ऐसे इतने मिलिटेंट हैं। तो मैं नटशेल में बताऊंगा कि 5 मिलिटेंट उस ऑपरेशन में हम मार पाए थे। अच्छा। और 5 मिलिटेंट की वजह से मेरे को ये कीर्ति चक्र मिला था। अच्छा। लेकिन आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ जी सर। कि मेरी कंपनी जो है वहाँ पर, इसने वहाँ की इंसर्जेंसी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। मणिपुर के डायनामिक्स चेंज कर दिए थे। अच्छा। और हम 44 मिलिटेंट को किल करना, मेरी कंपनी 300 को जिंदा पकड़ना बहुत बढ़िया। और 93 वेपन रिकवरी करना। और मेरी कंपनी को 48 अवार्ड मिले। 3 मेरे को मिले, हाँ हाँ। 45 मेरी और कंपनी के बंदों को मिले। अच्छा। 48 अवार्ड, बहुत अवार्ड होते हैं 48 अवार्ड। बहुत होते हैं सर, बहुत होते हैं। तो सर जब कारगिल वाला ये हुआ, आज क्योंकि हम जो ड्राइव करके जा रहे हैं बेसिकली हम कारगिल की तरफ कूच कर रहे हैं, अभी कैसा लग रहा है सर आपको? फील कैसा आ रहा है? ओहो सर 25 साल का ये सफ़र, उस टाइम पे तो इट वाज वेरी वेरी टफ टाइम। पूरा देश गमगीन था, उन सारे देश की आंखें नम थी। और क्योंकि ये वार हमारे पर थोपी गई थी। और कुछ होता है कंडक्ट पार्ट, उसमें इसीलिए पाकिस्तान को धोखेबाज भी बोलते हैं। और उस टाइम पे हमारे पास वहाँ पर रिज़र्व भी नहीं थे। और जो डिफेंडिंग बटालियन थी वो इतनी कम थी कि पूरा एरिया कवर भी नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी जो जज्बा है ना, जज्बा, इंडियन आर्मी का जज्बा और जुनून, उसकी वजह से हम ये जंग जीत पाए हैं। कीमत काफ़ी थी, कीमत ज़्यादा थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत के लिए कीमत देनी भी पड़ती है। सर कैप्टन बत्रा का वो डायलॉग दिल मांगे मोर, सर मुझे याद है मैं कॉलेज में जाने वाला था उस टाइम, वो जब सब हुआ था। मुझे वो याद है पूरा, मतलब इंसिडेंट कभी नहीं भूल सकता। वो चीज़ें जिस तरीके से थी, वो बरखा दत्त का इंटरव्यू। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, बरखा दत्त ना, चाहे जो मर्जी बोलो, लेकिन उसने आके करियर में पूरी लड़ाई खुद देखी हुई है। सर पूरी बहादुरी जो दिखाई है बरखा ने, मैं सैल्यूट करता हूँ एज ए जर्नलिस्ट। और वो लड़ाई थी जिसने मुझे जर्नलिस्ट बनाया। फौजी तो नहीं बन सका, मैं जर्नलिस्ट बन गया सर। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद में जो अब चेंज हुआ, 25 साल बीत गए हैं इस लड़ाई को। हम लोग हर 25 साल पे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब इस पे रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, हर साल सेलिब्रेट करते हैं विजय दिवस के रूप में। अब आप इसे कैसे देखते हो सर? आप जा रहे हो हमारे साथ अभी। बहुत अच्छे से देखता हूँ मैं ना। पहली बात तो मेरे को यकीन ही नहीं होता कि 25 साल पहले हमने ये सब किया था। मैंने अपने हाथों से किया था, लेकिन फिर भी पता नहीं, इट इज़ बिकॉज ऑफ एज या जो भी है। लेकिन आज भी मेरे को ये है कि कितनी खतरनाक लड़ाई जो थी उसका हम हिस्सा थे। ठीक है, सारी परसेप्शन मेरी चेंज हो गई थी कि लड़ाई के बारे में और मिलिटेंट के बारे में। और ये था सर ये जो हाँ आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, सारी परसेप्शन मेरी चेंज हो गई थी। आई 25 साल के बाद मैं ना, मतलब कि जिसको बोलते हैं हर्षित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट ये जंग मैंने अपनी आंखों से देखी, अपनी आंखों से लड़ी। और उसकी सिल्वर जुबली पे मेरे को दोबारा वहाँ पर जाने का मौका मिल रहा है, जहाँ पर जाके मैं अपने कॉमरेड्स, जिनके साथ मैं लड़ा था, जिनको मैंने देखा था, जिन्होंने वहाँ पर शहादत पाई है, उनको जाके अपने दिल से सल्यूट करता हूँ। बहुत बढ़िया सर। सर इस लड़ाई में आप तो वहाँ पे लड़ रहे थे, आपका परिवार, उनका क्या योगदान? और परिवार, एक फौजी का परिवार, उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा बताइए सर। मैं बताऊँगा आपको, अभी जाते समय ना बुद्ध खरबू रास्ते में एक जगह आती है। हाँ। और बुद्ध खरबू के पास जब
हमारे को जम्मू से ट्रकों वाले लेके आए और बुद्ध खरबू छोड़ दी। अच्छा। बुद्ध खरबू में जैसे ही पहुँचे तो एक्चुअली गुमरी से क्रॉस करते ही आगे दराज करके लिए वो तो कुछ नहीं था, सिर्फ बम्बार्डमेंट, गोलियां चल रही हैं, आके आर्टी के शेल गिर रहे हैं, गाड़ियों पे काले झंडे लगे होते हैं, काले झंडे फौजी गाड़ियों पे लगे हुए हैं क्योंकि वो डेड बॉडियाँ इधर उधर ले जा रहे हैं। और उसके बाद मतलब कि स्ट्रेचर पे दुनिया लेके हेलीकॉप्टर में भाग रही है उठा के इधर से, तो ये सारा मंजर था। तो वो बड़ा ना बड़ा जो है रंज वाला माहौल था। उस माहौल में सारे गमगीन थे। आई 25 साल के बाद उस विक्ट्री को ना याद करते हुए और उस मतलब है कि लड़ाई का मैं हिस्सा था, वो फीलिंग जो फ़ख्र महसूस हो रहा है ना, उसका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। और मतलब है कि मैं चाहता हूँ, हे भगवान, मैं अगले 25 साल और ज़िंदा रहूँ और मैं गोल्डन जुबली पे भी दोबारा वहाँ पर जाऊँ। बीच में तो मैं जाता रहूँगा, लेकिन इतने इम्पॉर्टेंट इवेंट पे वहाँ पर जाने का मौका मिलना, मैं ये फौजियाना और महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। सर, परिवार के योगदान को पूछा था मैंने, आपके परिवार का योगदान कैसा है थोड़ा मुझे समझना है, क्योंकि आप वहाँ लड़ रहे हैं, यहाँ पर आपका परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है। उनका भी एक तरह से लड़ाई दो जगह चल रही होती है। ओके, परिवार का योगदान तो होता ही है। मैं फिर वापस जाता हूँ बुद्ध खरबू, जब हमारे को जाके छोड़ा गया तो उस ट्रक जो 60-70 ट्रक हमारे को लेके आए थे, उनमें 3-4 लोग मेरे क्लास फेलो या मेरे गांव के ही थे, वो मेरे को जानते थे। तो जब रास्ते में उन्होंने ये सब कुछ देखा कि डेड बॉडियाँ आ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो रोना शुरू हो गए मेरे को उतारने के बाद ना। जब उनके जाने का टाइम आया तो उनमें एक सरदार रणवीर सिंह था, अभी भी है, तो वो मेरे को बोलता है, राजू मेरे को अपने हाथ से कुछ लिख के दे, मैं तेरे घर जाके क्या बताऊंगा मैं तेरे को कहाँ छोड़ के आ गया, ठीक है। और मैं बोला यार कुछ नहीं, बता देना कि हो गया है। मेरे को एक्चुअली ये था कि मैं जाएं, ये तो मैं अपने काम धंधे में मेरे को बहुत सारे टास्क मिले हुए थे हमारे को, तो वो ज़िद करना शुरू हो गया कि हाँ। तो मैंने फिर वो जेब से एक छोटी सी पर्ची, इतनी सी पर्ची रही होगी, अच्छा, इतनी सी पर्ची वो मिली, तो उसके ऊपर मैंने वाइफ के लिए लिखा कि यार मेरा आना मुश्किल है और सरफरोश का ध्यान रखना और इमीडिएटली गेट मैरिड, मतलब कि दोबारा से ज़िंदगी शुरू करनी है, वो लिख के। और मैंने उसको, सरफरोश मेरा बेटा उस टाइम पे 1 साल का था, तो मैं बोला उसका ध्यान रखना, तो ये करके तो हमने भेज दिया। वहाँ पर जंग के मैदान में ये फुर्सतें नहीं होती यार कि घर वालों के बारे में सोचो और ये करो वो करो। बट ऑफ कोर्स मैं जब 6 महीने के बाद, लड़ाई के 6 महीने के बाद जम्मू पहुँचा घर पे, तो मेरी वाइफ उसकी पता नहीं चीख निकल गई, वो भागती अंदर गई और अंदर जाके वो सुबकना शुरू हो गई और मेरी मदर भी उसके पीछे पीछे भागी। अगले दिन मेरे को अपने फादर इन ला के मैं अपने ससुराल में मिल के आ जाता। तो मैंने देखा कि जो 1 साल पहले कपड़े खरीदे थे मेरी वाइफ ने, वही पहने हुए थे। मैं बोला चेंज करो, तो उसने 1 साल तक कोई कपड़ा भी नहीं खरीदा था। अभी लड़ाई की बहुत मेरे पास कुछ पैसा था जो मैंने 5-7 हज़ार रुपये रखे, तो मेरे को ये हुआ कि मैं सारी शॉपिंग, उस टाइम पे 5-7 हज़ार रुपये बहुत होता था, तो मैं ये सारे पैसे इसके ऊपर खर्च करने आ गया। उसको मार्केट लेके गया तो भी उसको नहीं हुआ कुछ लेना है, उसका दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी। अगले 10 दिन मेरे को गांव में सब कोई अपने घर बुला रहा है, कोई लंच के लिए, डिनर के लिए, तो मैं जहाँ भी जाता था तो उसको साथ लेके जाता था। अच्छा। तो वो बोलती भी नहीं थी ज़्यादा, खाती भी नहीं थी कुछ, सिर्फ वो मेरी तरफ देखती रहती थी कि यार ये आ गया बंदा वापस। तो इस तरह रुला देती हैं सर ऐसी चीज़ें। हाँ, मैं वैसे तो बहुत कट्टर बंदा हूँ, मैं रोना राना, लेकिन सर एक चीज़ और पूछूंगा थोड़ा सा हटके, क्योंकि मुझे लगता है बॉलीवुड, बहुत सारे लोग क्रिटिक भी हो जाते हैं, कुछ बोलते हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो देश की सेना है उसके योगदान को, उसकी शौर्य गाथा को पहुंचाने का बहुत बड़ा काम बॉलीवुड ने किया है। बहुत किया है। सर उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं सर उनके गाने जो कुछ भी आप 62 में एक पिक्चर आई थी हकीकत, ठीक है,
हाँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, तो उस टाइम पे वो हिंदुस्तान के यूथ के लिए बहुत बड़ी बूस्टर थी। ठीक है। उसके बाद 65 की बार हुई, 71, ये सारे गाने जो जरा आँख में भर लो पानी, ये सारा कुछ किन्हीं के ऊपर बना हुआ है इसी को। तो बॉलीवुड का बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है कि ये चीज़ें पूरे देश को दिखाने के लिए कि क्या क्या होता है। हालांकि जो बॉलीवुड दिखाता है वो 10% भी नहीं होता। हाँ, वो 8% चैलेंजेस भी नहीं दिखा हाँ, सकते सर, वो सब शायद नहीं उनको दिखा इतनी परमिशन सकते। भी नहीं हाँ, मिलेगी दिखाने वो के सब लिए। कुछ दिखा भी नहीं सकते। और हाँ, लेकिन स्टिल अभी मीडिया रोल प्ले कर रही है वही उस टाइम पे सर आप सख्त आदमी, बट सर वो वाइफ फॉलो करके आपकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी चश्मा लगाए उतारूंगा नहीं सर। नहीं, ठीक है। ऐसे हो गया है कि वो चीज़ें हाँ। सर सच में बहुत दुखी करती हैं। मैं जब वैसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, बट सर एक चीज़ हाँ। जो आज की युवा पीढ़ी जो अभी आगे बढ़ रही है, सर उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जरूरी नहीं है कोई फौज में जाए। नहीं, आज की युवा आप पीढ़ी जो है असली देशभक्ति समझा दीजिए सर, क्योंकि आपने देशभक्ति की है तो आप बता सकते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं, समझना चाहते हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? आज की जो युवा पीढ़ी है ना, वो बड़ी फैंटास्टिक, हमारे से बहुत ज़्यादा समझदार, हमारी जनरेशन से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पीढ़ी है। लेकिन मैं हाँ ये मैसेज पक्का देना चाहूँगा कि आर्मी की तरफ ना आज की यूथ का रुझान कम हो रहा है। तो मेरे को उनसे सिर्फ यही कहना है कि अगर हमारे को देश में शांति चाहिए, हमारे को अच्छा माहौल चाहिए, हम इंडिपेंडेंट घूम सकें, हम लिबर्टी एंजॉय कर सकें, तो उसके लिए यूथ को वॉलंटियरली आगे आना चाहिए कि आर्मी ज्वाइन करें। ठीक है। और बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से, बहुत ही मोटिवेटेड तरीके से, जो कुछ 71 में जो लोग यूथ थे जिन्होंने देश के लिए दिया था, जिन्होंने 65 में दिया था, और जिन्होंने कारगिल वार में जैसे लड़ाई लड़ी है, उस तरह से आप भी आगे बढ़ चढ़ कर इस देश के लिए कुछ करें और इस देश को हमेशा बुरी नज़र से बचाए रखें। यही आपका कर्तव्य होना चाहिए। तो दोस्तों, कर्नल आर.के. शर्मा जी, जो कि जिन्हें पूरे देश ने मतलब देश के हीरो हैं, इन्होंने पूरा संभाला, महफूज किया और अभी भी लोगों को संदेश दे के महफूज करने की कोशिश करें, बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप फौज में जाएं। अगर फौज में नहीं भी जा सकते तो बहुत सारी जिम्मेवारियों का निर्वहन करके आप अच्छे देशभक्त बन सकते हैं। कैसे? एक तो जब कोई फौजी दिखे तो रेस्पेक्ट की नज़र से देखिए, एक बार जय हिंद करिए, सैल्यूट करिए उसे। और जब कहीं जाएं, किसी जगह घूमने जाएं हिल स्टेशन पे, तो फौजियों का काम मत बढ़ाइए, गंदगी मत फैलाइए वहाँ पर। तो अपनी छोटी छोटी जो जिम्मेवारियाँ हैं ना, उसको पूरा करके रखिए और छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुझे लगता है देशभक्ति हो जाएगी सर। वो भी देशभक्ति है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कानून का पालन करें पूरी तरीके से और अपनी आने वाली जनरेशन को बताएं और ये कहानियाँ ज़रूर सुनाएं। कारगिल, अब वो इतने पन्ने उसके हैं ना, कम से कम 10 पन्ने अपने बच्चों को पढ़ा दो। ये मैसेज भी मैं आपके इस चैनल से देना चाहूँगा कि 65 बार के, 62 का तो कोई भी नहीं होगा, अभी 71 बार के ना हमारे पास बहुत ही बिरले लोग बचे हैं जो आके अपनी कहानियाँ खुद बता सकें। तो जो कारगिल वार के लोग हैं उनसे जाके मिलें, उनके बारे में पढ़ें और उनके बारे में तालीम हासिल करें और उनके बारे में ये मैसेज आगे स्प्रे करें कि कारगिल वार क्या थी। ये लड़ाइयाँ हिंदुस्तान को छोड़ के बाकी सारे देशों में सारी जो वहाँ की पॉपुलेशन होती है, जितने भी सिटीज़न होते हैं, उनको पता होता है कि हमने क्या किया है, हमारे देश ने क्या किया है इस जंग में। लेकिन यहाँ पर ना उसके बारे में थोड़ी सी रुचि लोग कम दिखाते हैं। तो दिस इज़ ए मैसेज फ्रॉम माय साइड। तो भैया आज से ही शुरू कर दीजिए और इसमें मैसेज में ज़रा बताइए कि आप कितने कारगिल हीरोज़ को जानते हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप सभी का और यहीं पर अपने वाड़ी को विराम दूंगा। ये बहुत प्यारा वीडियो था। सर को रोता हुआ देखा, बहुत बुरा लगा, खुद भी रो पड़ा। आप क्या करें, आंखें हैं सर, हमारे इमोशन भी तो होते हैं, फौजी के भी तो इमोशन होते हैं ना। और एक फौजी के लिए बस मैं इतना ही बोलूँगा, जय हिंद सर, हमें आपसे बहुत प्यार है। आप ऐसे खुश रहें सर और फिर आपसे जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।